हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन बूस्टर पे। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ओके, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स लिखवाती हूँ, आपने बताना कि यू नो अबाउट इट और नो। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, क्या लिखा है आई थिंक आप सभी को पता होगा। और अगर नहीं पता है तो इसे हम, ये जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक स्टेबल कंपाउंड है। इसके बाद मैंने एक और कंपाउंड लिखा है, तो व्हाट इज दिस? वाटर। और ये जो है ये उनके केमिकल फॉर्मूले से, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये वाटर का फॉर्मूला है। इसी तरह से मैंने लिखा है अमोनिया, और हम इसे साथ में वर्ड भी इसका लिख रहे हैं। तो ये केमिकल्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और ये उनको वर्ड्स में मैंने लिखा है। ये इस तरह के कंपाउंड्स तो आपने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक कंपाउंड अभी लिखूंगी। अगर आपको इसके बारे में पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता तो फिर मैं तो आपको आज पढ़ा ही रही हूँ। तो एक कंपाउंड लिखने जा रही हूँ मैं, दैट इज FeCN, ब्रैकेट में बंद कर दिया 6, और बाहर मैंने लिख दी 4-। क्या आपने इस तरह का कंपाउंड पहले कभी देखा है? अगर देखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा तो आज हम इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में डील करेंगे, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें हम लोग जो कंपाउंड है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते, जैसे मैंने अभी लिखा, यहाँ पे मैंने Fe लिखा। Fe क्या है? इट्स डी एलिमेंट। और साथ में मैंने लिखा Cn क्या है? और उसके 6 Cn क्या है? Cn को हम यहाँ पे लिगेंड कहते हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। तो FeCN6, और इसके बाहर मैंने एक चार्ज डाल दिया है, राइट, 4-। इस कंपाउंड को देख के बहुत सारे टर्म्स आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। यहाँ पे हमने जो ये चीज लिखी है, हम इसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, या फिर इसको हम आयन भी कह सकते हैं। ये जो हमने इसके साथ लिखा है इसे हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड वो स्पीशीज होती है जो कि सेंट्रल मेटल एटम, जो स्पेशली डी एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाती हैं, और जितना इनका यहाँ नंबर है उतने लोन पेयर वो इस डी एलिमेंट को प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो हमारा ये वाला आपका मैंने बता दिया सेंट्रल मेटल एटम, अगर ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड करती है थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसका मतलब कि हम इस तरह के कंपाउंड पर पढ़ रहे हैं जिस कंपाउंड में मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। आज तक आप ये पढ़ते आए हैं कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन से देता है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। तो यहाँ पे जो गेन करेगा उसे हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड। अगर आपको आंसर पता था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं? लुईस एसिड। और ये क्या है? डी एलिमेंट्स है। 3D 4D 5D 6D जो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली हम उन एलिमेंट्स को यहाँ लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं? क्यों वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है? बिकॉज डी एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये जो डी एलिमेंट्स होती हैं ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल को कंटेन करते हैं, या फिर इनके पास एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये जो, बिकॉज ये लेता है तो ये लुईस एसिड हो गया, ये देता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, व्हाट इज दैट? उसे हम क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है? आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। लुईस बेस। इसे हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। और ये जो हम इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो लुईस एसिड है। इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो ग्रुप ऑफ एटम या एटम इलेक्ट्रॉन को देगा उसे हम सेकेंडरी वैलेंस कहते हैं। बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं
जिनको आपने याद करना है और याद करके लिख लेना है कि सेकेंडरी वैलेंस, लुईस बेस, सेंट्रल मेटल एटम या आयन या लुईस एसिड, ठीक है। अब जो चीज इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जा रही है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहेंगे इसे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि ये जो यहाँ लिखा है ये सेंट्रल मेटल एटम है, जो कि डी एलिमेंट है, ये लीगेंड है। जो लीगेंड होता है वो ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है, या तो वो नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा। स्पेशली जो इस तरह अंदर लिखा गया है, या तो वो नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा? न्यूट्रल। तो जो सेकेंडरी वैलेंस है हमारा, सेकेंडरी वैलेंस जो है, सेकेंडरी वैलेंस जो है वो या तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या ऐसा ग्रुप एटम होते हैं जो या तो न्यूट्रल होंगे या फिर क्या होंगे? नेगेटिव, राइट। अब इस कंपाउंड में मैंने कुछ टर्म्स के साथ आपको बताया, लेकिन अब क्योंकि मैंने बोला इसे हम लीगेंड कहते हैं। लीगेंड वो आइडेंटिटी या वो ग्रुप ऑफ एटम या एटम होता है जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है बाय गिविंग लोन पेयर। वो कितने लोन पेयर देगा, उसके जितने यहाँ नंबर होंगे वो ही उसके टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं पूरे नाम लिख देती हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ लीगेंड्स। जितने लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होंगे उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, राइट। अब जो लीगेंड है, मैं लीगेंड की क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। लीगेंड कितने तरह के होते हैं? लीगेंड जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो 4 टाइप के होंगे। अगर ये जो लीगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है, तो एक एटम से जुड़ता है, तो मैं उसे क्या कहूंगी? मोनोडेंटेड लीगेंड। जिसका मेरे पास एग्जांपल है अमोनिया, वाटर। और अगर वो 2 एटम से जुड़ता है तो हम उसे कहेंगे डाइडेंटेड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? EN, दैट इज इथेन 1,2-डायमाइन। इसका फुल फॉर्म होता है इथेन 1,2-डायमाइन। और अगर 2 से ज्यादा एटम से वो जुड़ता है, एक साथ 2 से ज्यादा एटम से जुड़ता है, तो हम उसे कहते हैं पॉलीडेंटेड लीगेंड। पॉलीडेंटेड, इसका एग्जांपल है मेरे पास EDTA, दैट इज इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। और एक हमारे पास आ जाएगा एम्फीडेंटेड। अगर लीगेंड जो है अपनी इच्छा अनुसार कभी किसी एटम से कभी किसी एटम से जुड़ जाए तो हम उसे कहते हैं एम्फीडेंटेड। इसका एग्जांपल है CN। ये C से भी जुड़ सकता है या N से भी जुड़ सकता है, या फिर थायोसाइनाइड वो S से भी जुड़ सकता है या फिर वो N से भी जुड़ सकता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं फर्दर जो नेक्स्ट टर्म्स है उनके साथ शेयर करती हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? गुड। तो और फर्दर जो हमारे टर्म्स हैं हम अभी उसके साथ पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हमारा लीगेंड है, इसे हम सेकेंडरी वैलेंस भी कहते हैं, लुईस बेस भी कहते हैं। और इसे हम एक बार यहाँ पे भी लिख लेते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या फिर लुईस एसिड, राइट। हमने लीगेंड बता दिया कि लीगेंड जो है वो न्यूट्रल हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए हम इसे लुईस एसिड कहते हैं।
लिगेंड्स की मैंने आपको टाइप्स बता दी, दे कैन बी मोनोडेंटेड, दे कैन बी डाइडेंटेड, दे कैन बी पॉलीडेंटेड एंड दे कैन बी एम्फीडेंटेड। अब कुछ एक और तरह का हम इसे कंपाउंड लिख लेते हैं। इसी कंपाउंड को मैंने लिख लिया K4 FeCN6। अब इस कंपाउंड में मैंने बाहर कोई भी चार्ज नहीं लगाया। ये वाला जो मैंने पोर्शन लिखा है ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाए। अब मैंने इस तरह से कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड न्यूट्रल है, ये यहाँ पे नेगेटिव आइडेंटिटी थी, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर था क्योंकि उसके ऊपर चार्ज लगा था। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जब हमारा बाहर कुछ आयंस लिखे गए हो और अंदर आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी एक स्पीशीज लिखी गई है, तो हम इस पूरे को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा और फुली ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। अब इसमें क्या है, अभी तक मैंने आपको बताया कि वो सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है। अब मैंने जो बाहर लिखा है उसे हम कहते हैं काउंटर आयन, क्योंकि अगर मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूं, स्फीयर वाली चीज तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये जो मैंने बाहर लिखी है ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम ये जो बाहर मैंने लिखा है इसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन। और ये कैसा हिस्सा होता है, आयनाइजेबल, ये पानी में घुलने वाला है, आयनाइजेबल। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज दी प्राइमरी वैलेंस। इसे हम लोग प्राइमरी वैलेंस से भी, ये आपका नेगेटिव या पॉजिटिव ही हो सकता है, ये न्यूट्रल कभी भी नहीं होता। जो सेकेंडरी वैलेंस है, जो लिगेंड जो अंदर लगा है वो न्यूट्रल और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होता। जो काउंटर आयन हम लिखते हैं वो इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो K है वो पॉजिटिव काउंटर आयन है, और ये वाला जो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ये नेगेटिव पार्ट शो कर रहा है, बिकॉज अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन लिगेंड है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा काउंटर आयन है। अब ये जो नंबर है, कितने लिगेंड जुड़े हैं, वो बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारा नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज दी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जितने आपको लिगेंड दिख रहे हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। जितने लिगेंड्स होते हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब यहाँ पे हम एक और टर्म देखते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हम उसे कहते हैं जब कोई भी लिगेंड ना हो, उस वक्त ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सी स्टेट में अवेलेबल है, विदाउट दी अवेलेबिलिटी ऑफ लिगेंड, वो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो K के लिए हमें पता है कि K का जो साइन होता है दैट इज +1, और टोटल यहाँ पे इनकी 4 है, देन प्लस आयरन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं, साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, टोटल इसके नंबर 6 है, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 + x -6 = 0, -6 में से अगर 4 माइनस होते हैं तो -2 + x that equal to 0, which implies x equal to +2। तो यहाँ पे जो आपका आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन में अवेलेबल है। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की वो पोजीशन है जब उसके पास कोई लिगेंड ना हो, वो कौन सी स्टेट पे या कौन से नंबर पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, वो बताता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं नेक्स्ट जो इसके साथ रिलेटेड टर्म्स है उनको शेयर करूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो शैल वी प्रोसीड, तो आगे हम प्रोसीड कर लेते हैं इसको। तो अभी
अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया है। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी वेल डिफाइंड होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमें मोस्टली 3 स्ट्रक्चर या 2 और पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर है इसमें ही अवेलेबल होते हैं। तो जो उनका ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा फिक्स होती है और स्टेबल होती है और सिंपल होती है। तो पहली जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल। ये कंपाउंड जो है हमें इस ज्योमेट्री में आपको इजीली मिलेंगे। दूसरा जो है दैट इज द स्क्वायर प्लैनर। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। और तीसरी जो है दैट इज द ऑक्टाहेड्रल। और हमारा जो फोर्थ है दैट इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जो हमारा फिफ्थ है दैट इज दी क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनके स्ट्रक्चर जो है वेल डिफाइन होते हैं। ये मोस्टली हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स में ही अवेलेबल होंगे। तो इनके मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ। आप पहले जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें ताकि फर्दर मैं इसके जो है आपको स्ट्रक्चर बनाऊँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी मैंने ऊपर एक लिख के रखा हुआ है, बहुत सारी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर की है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लैनर है, तो कैसा हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर एटम है और इधर एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक इधर और एक इधर। तो एल स्टैंड्स फॉर लिगेंड। ये स्क्वायर प्लैनर का स्ट्रक्चर है। और अगर ये टेट्राहेड्रल होते हैं, इनकी ज्योमेट्री जो बहुत फिक्स और सिंपल है और वेल डिफाइंड है। टेट्राहेड्रल होता है, सेंटीमीटर एटम यहाँ होता, आपका एक लिगेंड यहाँ होता, एक लिगेंड यहाँ होता, एक लिगेंड यहाँ होता और एक लिगेंड यहाँ होता। और अगर ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होती, तो क्या हो जाता, सेंटीमीटर एटम यहाँ होता, हमारा एक लिगेंड यहाँ होता, एक लिगेंड यहाँ होता और एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मैंने बोला कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी अवेलेबल है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दैट इज मेरा सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो एक लिगेंड यहाँ पे है, 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 एक लिगेंड, एल स्टैंड्स फॉर लिगेंड। तो इस तरह से हो जाएगा। और एक हमारे पास रह गई है टर्म दैट इज द स्क्वायर पिरामिडल। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मेटल यहाँ पे है और एक यहाँ पे आ जाएगा लिगेंड, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे। सो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनकी ज्योमेट्री जो है वेल डिफाइन होती है। जल्दी से इसका नोट डाउन कर लें तो फिर जो आगे कुछ टर्म्स बाकी हैं उनको भी शेयर कर लें। ओके, मैंने कंपाउंड तो वैसे ही लिख के रखा हुआ है जो आपके साथ मैंने सामने इसको लिखा है। एक अभी हमारी जो मैंने आपके स्टार्टिंग में बता दिया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिगेंड आपको बता दिया विद एग्जांपल्स। फिर मैंने आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंटीमीटर एटम क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर सारे लिगेंड एक जैसे हो तो हम इस यहाँ पे सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो इस लिगेंड को हम क्या कहते हैं, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। इसमें सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो when all ligands are of same type then it is known as, क्या कहेंगे इसको, that is known as होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, राइट। ये इसका नाम। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो हमारा दिस लिगेंड जो है वो 6 ही, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 ही होता है, लेकिन लिगेंड जो अलग अलग टाइप के होते
इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, हमने एक कंपाउंड बना लेते हैं निकल विद कार्बोनिल 4, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो ये सारे सेम है, ये भी होमोलिप्टिक है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ निकल, और 2 मैंने लिख लिए कार्बोनिल के, और 2 मैंने लिख लिए अमोनिया के। अमोनिया के भी जो है वो न्यूट्रल होते हैं। सो यहाँ पे भी 4 नंबर है, यहाँ पे भी 2 + 2 4 है, बट ये कैसा है, होमोलैप्टिक, क्योंकि सारे लिगेंड एक जैसे हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सारे लिगेंड अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, सारे अलग अलग हैं, समझ में आ गया। तो अगर लिगेंड अलग अलग हो तो हेटेरोलैप्टिक, अगर एक जैसे हो तो होमोलैप्टिक। इतने सारे जो टर्म्स हैं, एक बार मैं फिर से छोटा सा रिकैप दे रही हूँ कि जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अगर उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो तो सिचुएशन के हिसाब से नेगेटिव है तो ये एनायनिक है, पॉजिटिव होता तो कैटायनिक होता। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर इनके साथ बाहर हमने कोई भी आयन लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी यहाँ आयन लिखा होता, इसको जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले शेयर किया, मैं यहाँ से 4 हटा देती और यहाँ पे मैं K4 लिख रही हूँ, तो इस केस में ये मेरा एनायनिक पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट है। ओवरऑल इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लुईस एसिड के नाम से भी फेमस है, क्योंकि ये लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन को नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है। ये जो साथ में लगे होते हैं इसे हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी वैलेंस। अगर आपको नंबर यहाँ पे 6 दिखे तो वो ऑक्टाहेड्रल है, 4 दिखे तो वो स्क्वायर प्लानर या फिर टेट्राहेड्रल हो सकता है, 5 नंबर दिखे तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो वेल डिफाइंड है, सिंपल है एंड दे आर वेरी स्टेबल। अगर आप इसको पानी में डिजॉल्व करोगे तो ये जो आयन है वो डिजॉल्व हो जाएगा, पर ये जो स्फीयर है वो साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज इट विल नॉट डिसोशिएट, ये टूटेगा नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, दे आर बेसिकली 4 टाइप्स, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड हम ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड कह सकते हैं, बट आफ्टर 2 we are normally saying they are polydentate. I already gave you the explanation with example. Then हमारे पास एम्फीडेंटेड लिगेंड आ गया, वो भी अपना जब भी जिस एटम से जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय द लिगेंड्स, एंड देन इसके स्ट्रक्चर जो है वेल डिफाइंड है, दे कैन बी टेट्राहेड्रल, दे कैन बी ऑक्टाहेड्रल, दे स्क्वायर प्लानर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। अगर सारे लिगेंड एक जैसे होते तो होमोलैप्टिक, अगर लिगेंड जो है वो अलग अलग होते तो हेटेरोलैप्टिक। तो अभी मैंने बहुत सारी टर्म्स आपके साथ यहाँ पे भी शेयर की हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको हाउ टू राइट IPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझाऊंगी। अगर अभी तक आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर भेजें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।